हाँ जी मित्रों, सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका टू दिस सेशन नंबर 1 ऑफ दिस अमेजिंग अमेजिंग चैप्टर कॉल्ड ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पहले सेशन में आप सबका स्वागत है। अगर मेरी ऑडियो वीडियो एकदम बढ़िया तरीके से आप तक पहुंच रही है तो मेक श्योर आप सर वीडियो पे अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दें, वीडियो को लाइक करके। एंड सर वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं कितना? मैंने कहा अभी वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं कम से कम 200 लाइक्स का। तो फटाफट सारे के सारे बच्चे डुन 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 एकदम बढ़िया तरीके से लाइक टारगेट अचीव करा देंगे, मजा आ जाएगा। आ जाओ मित्रों। यस सर, ऑसम। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। जस्ट गिव मी अ सेकेंड एंड लेट मी जस्ट गेट द थिंग्स ऑनलाइन। ऑसम। आ जाओ मित्रों, अपनी पानी की बोतल, नोट्स, पेन, पेंसिल सब एकदम रेडी करके बैठिएगा। अगर हो सके तो एक नोटबुक भी लेके बैठिएगा, क्योंकि मैं कुछ आपको प्यारे प्यारे चार्ट्स भी दिखाऊंगा। तो वो भी अगर आप चाहो तो साथ साथ ड्रॉ करके चल सकते हो। गॉट इट सर, एकदम बढ़िया तरीके से मजे करेंगे। अब आ जाओ मेरे साथ, लेट्स बिगिन विद द सेशन और एकदम बढ़िया तरीके से मजे करते चलेंगे। सर सबसे पहले हम इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक, तो मैं आपको बता देता हूं। इस चैप्टर का नाम है क्या? ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ गए सर? अब इसमें करना क्या है? मैंने कहा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पता है। हाँ सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आती है सर? एक आती है हमारे पास बैलेंस शीट, एक आता है हमारे पास पीएनएल, एक आता है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट, और आते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। गुड न्यूज इज कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात हम यहां पे नहीं करेंगे। तो नोट्स टू अकाउंट्स को ऊपर ले चलते हैं। अब सर बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स हैं, पीएनएल में जितने भी आइटम्स हैं और नोट्स टू अकाउंट्स में जितने भी आइटम्स हैं, इनकी अब हमको चेकिंग करनी है। और मैं बताऊं ना, जो आपने पूरे ऑडिट में मेरे साथ नॉलेज इकट्ठी करी है वो सारी की सारी यहां पे काम आने वाली है। सर ये चैप्टर कैसा चैप्टर है मैं बता सकता हूं। जो मैंने एनालिसिस किया व्हाइल मेकिंग द नोट्स, इट इज अ गुड स्कोरिंग चैप्टर। हम इसको एक अपना अच्छा स्कोरिंग चैप्टर बना सकते हैं, प्रोवाइडेड जैसा जैसा मैं बताता चलूं वैसा वैसा आप करते चलना। ये आपके लिए भी एक बून बन जाएगा। इट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर यू। सो विदाउट मच अडू, सारे के सारे बच्चे जल्दी से चैट बॉक्स में पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स में लिखो रेडी। लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर। आ जाओ मित्रों, शुरू कर देते हैं। लेट्स बिगिन विद इट। ये जो टॉपिक है एकदम आप एंड में करेंगे, पहले सारा ऑडिट कंप्लीट करेंगे, देन यू विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक। चलो सर, सबसे पहले सर हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट के साथ। मुझे बताओ बैलेंस शीट में सर सबसे पहले क्या आएगी? बैलेंस शीट में सर आती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। एंड इक्विटी में सबसे पहले क्या आती है? शेयर कैपिटल। अच्छा हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया। जो आपने लॉ में शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग कुछ सेक्शंस पढ़े ना, सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर्स एट डिस्काउंट, हाँ सर वो तो हम भूल गए हैं। डोंट वरी, वो भी मैं आपको साथ साथ रिवाइज कराता चलूंगा। तो सर सबसे पहले बात करते हैं शेयर कैपिटल की। हमें यहां पे शेयर कैपिटल में क्या करना है, ध्यान से समझना। हम सर टैली करेंगे। टैली का क्या मतलब है? मैच करेंगे। किसको? करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस को। जो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस है सर, ये वाले नोट्स हमको कहां मिलेंगे? ये आपको आपके गूगल ड्राइव पे मिल जाएंगे। और जो बच्चे वैसे देख रहे हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है सर? तो अब हमें क्या करना है? टैली करना है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस को। और सर ये कौन से बैलेंसेस हैं? आपको पता है शेयर कैपिटल 3 तरह की होती है सर, क्या क्या? ऑथोराइज्ड कैपिटल, फिर ऑथोराइज में से कुछ आप पैसा इशू करते हो, और इशूड में से कुछ पेड अप होता है। तो जो भी ऑथोराइज्ड, इशूड और पेड अप कैपिटल है, सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, जो भी ऑथोराइज्ड, इशूड और पेड अप कैपिटल है उसके बैलेंसेस आपने करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के टैली करके चलने, दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं। अब सर 2 केसेस हो सकते हैं, या तो उसमें चेंजेस होंगे या चेंजेस नहीं होंगे। अब पहले केस ले लेते हैं, चेंजेस नहीं है। अगर चेंजेस नहीं है तो मुझे बताओ सीए के अलावा कौन सा प्रोफेशन है जो मार्केट में बहुत फेमस चलता है और वो लॉ से रिलेटेड है? सर कंपनी सेक्रेटरी का प्रोफेशन बहुत फेमस है। तो ये जो कंपनी सेक्रेटरी वाले लोग होते हैं ना, आप इनसे रिटर्न कंफर्मेशन लोगे। आप इनको बोलोगे लिख के दो कि आपकी शेयर कैपिटल में ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज नहीं है। समझ गए सर? अब अगर चेंजेस हैं तो वेरीफाई करना है कि जो भी आपने पेड अप कैपिटल बढ़ाई,
जो भी आपकी पेड अप कैपिटल है दैट इज विद इन द लिमिट्स ऑफ ऑथोराइज। तो ये बचपन से आपके टीचर आपको सिखा रहे हैं कि ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है, उस ऑथोराइज्ड के लिमिट में ही आप लोगों से पैसे ले सकते हो, पेड अप कैपिटल ले सकते हो। सो वेरीफाई करो पेड अप कैपिटल इज विद इन द लिमिट ऑफ ऑथोराइज। ठीक है सर। अब सर ये पेड अप कैपिटल बड़ी कैसे होगी? थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स। अब इशू ऑफ शेयर्स में आपने तीन चीजें चेक करके चलनी है, जल्दी से बताओ क्या क्या। तीन चीजें क्या क्या चेक करनी है? ये कहता है सबसे पहले obtain द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द बोर्ड और शेयर होल्डर रेजोल्यूशन। आपने लॉ में पढ़ा होगा जब भी मैं शेयर्स इशू करता हूं तो सर दो लोगों की मंजूरी चाहिए होती है। बताओ कौन कौन? एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक अपने शेयर होल्डर। तो इन दोनों के जो रेजोल्यूशन पास हुए हैं उसकी कॉपी चेक कर लो, क्या इशू ऑफ शेयर्स इज एज पर दैट रेजोल्यूशन और नॉट, हमने इनकी मर्जी से काम किया है कि नहीं। ठीक है सर। दूसरा बेसिक सी बात है, चेक द कंप्लायंस विद कंपनीज एक्ट 2013 की कंपनीज एक्ट में जो जो बातें लिखी है उनके साथ आपने कंप्लाई किया कि नहीं। एंड लास्ट में ये कहता है जो भी शेयर्स हैं वो कैश पे इशू नहीं होने चाहिए। अगर मतलब सॉरी, जो भी शेयर्स हैं अगर वो कैश पे इशू हैं तो चेक करो फॉर कैश और विदाउट कैश, बट दे कैन नॉट बी इशूड फॉर डिस्काउंट। दे कैन नॉट बी इशूड फॉर डिस्काउंट। तो ये बात आपको ध्यान में रख के चलनी है। क्लियर है? क्लियर है क्या? श्रुति जैन पूछ रही है सर आप लाइव हो क्या? श्रुति मैं तो लाइव हूं, आप भी क्लास में थोड़ा लाइव बैठो। ठीक है, आपसे पूछा किसी ने कि लाइव हो क्या? नहीं पूछना है, टाइम पास करा लो इन बच्चों से। ठीक है, दीदी लाइव है। हाँ कृष्ण ने बता दिया दीदी को कि दीदी सर लाइव है। या तो ये आपने 7 बातें ध्यान रखनी है। फटाफट सारे बच्चे जल्दी से मुझे रिवाइज करा दो क्या क्या बातें बताई। सर सबसे पहले हमें टैली करना है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस को। अब ये बैलेंसेस कौन कौन से हैं मेरे साथ साथ अच्छा आपको रिवाइज करते चलना है। पता है बच्चे क्या करते हैं ना, मुंडू की तरह बैठ जाते हैं। हाँ भाई बोल। अच्छा बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, चाय की चुस्की लगाई। बोल। ऐसे थोड़ी होता है भाई, एग्जाम मेरे हैं तुम्हारे हैं सर हमारे हैं, तो भाई साथ साथ तुमको रिवाइज करते चलना पड़ेगा, वरना सिर्फ क्लास देख के जाओगे एग्जाम में कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। यू हैव टू रिवाइज विद मी। सो हम क्या टैली करेंगे सर? टैली करेंगे करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस। अब इसमें सर क्या क्या आएगा? ऑथोराइज भी आएगा, इशूड भी आएगा और पेड अप कैपिटल भी आ गया। ठीक है सर। अब इसमें या तो चेंज होगा या नहीं होगा। अगर नहीं है तो किससे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे? कंपनी सेक्रेटरी से। अगर चेंज है तो देखो जो पेड अप कैपिटल है इट इज विद इन द लिमिट्स ऑफ ऑथोराइज्ड और नॉट। गॉट इट सर। अब ये कैसे बड़ी होगी पेड अप कैपिटल? थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स के लिए हमने तीन चीजों की क्या बात करी सर? बोर्ड और शेयर होल्डर का अप्रूवल होना चाहिए, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से होने चाहिए। देखो कि ये कैश के फॉर कैश है या विदाउट कैश। ठीक है सर। एंड लास्ट में इट कैन ऑल्सो बी फॉर डिस्काउंट। तो कैन बी फॉर डिस्काउंट और नॉट फॉर डिस्काउंट? सर इट कैन नॉट बी फॉर डिस्काउंट। सेक्शन 53 ने मना किया है। प्लीज टेल मी आर द 7 पॉइंट्स क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बता दो मित्रों। डन 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 सर। अब आ जाओ अपने नोट्स पे, फटाफट देखते हैं सर क्या क्या लिखा है। अब जो पॉइंट्स हमने याद करे इनको हमें मैच करना है, बाकी पॉइंट्स को आप रीड करके चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा क्या वो क्वेश्चन 15 नंबर का आएगा? नहीं सर, ऑडिट में सिर्फ इसी का पेपर थोड़ी दे रहे हैं। 5 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन आईसीए पूछता नहीं है। तो 5 पॉइंट अगर हमारे मैच हो गए, डील डन डना डन डन। तो सबसे पहले क्या करना था? टैली। सर टैली का क्या मतलब था? मैंने कहा टली हुआ यार, मेरा देखो यार टली हुआ। टैली क्या करेंगे? जो पीरियड एंड का शेयर कैपिटल बैलेंस है उसमें कौन कौन सी कैपिटल्स की बात कर ली? ऑथोराइज्ड, इशूड, पेड अप कैपिटल। इसको टैली करेंगे प्रीवियस ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब या तो चेंज होगा या नहीं होगा। अब पहले कहते हैं अगर चेंज नहीं है तो टेक अ रिटन कंफर्मेशन और प्रेजेंटेशन फ्रॉम कंपनी सेक्रेटरी कि बाबू देयर वर नो चेंजेस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ईयर। बट सर अगर चेंज है, इफ देयर इज एनी चेंज, तो देखो क्या वो जो चेंज के हिसाब से पेड अप कैपिटल है इट इज विद इन द लिमिट्स ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल और नॉट। इज दिस पॉइंट क्लियर? इसके लिए आप एमओए वगैरह वेरीफाई कर सकते हो। अब सर जो चेंज हुआ, जो पेड अप कैपिटल बढ़ी, उसके लिए हमें 3 पॉइंट्स क्या देखने थे? इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल में सबसे पहले हमको देखना था बोर्ड और शेयर होल्डर की अप्रूवल है कि नहीं। तो ये कहता है ऑब्टेन सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स हु ऑथोराइज्ड द इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑथोराइज शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल। तो बोर्ड और शेयर होल्डर के अप्रूवल भी हो गए। अगला पॉइंट क्या था सर? इशूड शेयर कैपिटल में चेक द कंप्लायंस विद कंपनीज एक्ट। चेक द कंप्लायंस विद कंपनीज एक्ट। तो सर कंपनीज एक्ट का क्या मतलब है? इन केस देयर इज अ फ्रेश इशू चेक द कंप्लायंस विद कंपनीज एक्ट। अब कंपनीज एक्ट में आपने कई सारी बातें पढ़ी होंगी, वो सारी बातें यहां पे लिखिए। 2-3 बातें ध्यान रखना। क्या? एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट होती है, जिन जिन लोगों को शेयर्स अलॉट होते हैं उनके लिए आप रिटर्न फाइल करते हो। ठीक है सर। उसके अलावा
मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो मीट करनी होती है वो मीट हुई कि नहीं, मिनिमम एप्लीकेशन मनी टू बी कलेक्टेड वो मीट हुई कि नहीं, तो मिनिमम वाले 2 पॉइंट्स हो गए। उसके अलावा आप एक सेपरेट बैंक अकाउंट रखते हो फॉर कलेक्शन ऑफ मनी एंड रिफंड वगैरह, तो वो सब आप देखोगे। एंड पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, तो इसमें से 2-3 बातें ध्यान रखना, काम चल जाएगा। एंड लास्ट में मैंने क्या बोला था सर, शेयर कैन बी इशूड फॉर कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश। फॉर एग्जांपल प्रमोटर्स को आप दे सकते हो शेयर्स फॉर देयर सर्विसेज, या फिर अंडर राइटर्स को एज अ कमीशन आप दे सकते हो। एंड नो शेयर शुड बी इशूड फॉर डिस्काउंट। तो ये मिनिमम पॉइंट्स आप इसमें ध्यान रख के चलोगे। क्लियर? जल्दी से बता दो मित्रों, आर दीज बेसिक पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। लास्ट बार सारे के सारे पॉइंट्स बच्चे मुझे रिवाइज कराएंगे, मजा आ जाएगा। कम ऑन एवरीवन, लास्ट बार मेरे को सारे के सारे बच्चे पॉइंट्स रिवाइज करा दो। सर सबसे पहले आपने बोला टैली करेंगे क्लोजिंग को ओपनिंग से, या तो उसमें चेंज होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो कंपनी सेक्रेटरी से रिटर्न कंफर्मेशन लेनी है। अगर चेंज है तो सर क्या है, मैंने कहा जो भी पेड अप कैपिटल बढ़ी है दैट इज विद इन द ऑथराइज्ड कैपिटल। वेरी वेरी गुड। अब ये चेंज क्यों है? फॉर अ न्यू इशू ऑफ शेयर्स। अगर न्यू इशू ऑफ शेयर्स है तो 3 बातें शुभम सर ने क्या सिखाई थी? सर भूल गए? नहीं भूले, याद करो। सर 3 बातें आपने बताई थी कि सबसे पहले तो बोर्ड और शेयर होल्डर्स की मंजूरी होनी चाहिए। वेरी गुड। दूसरा, एज पर कंपनीज एक्ट होना चाहिए जिसमें रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, मिनिमम कैपिटल टू बी कलेक्टेड, मिनिमम मनी टू बी कलेक्टेड, वो बेसिक बातें करी। एंड लास्ट पॉइंट मैंने बोला था शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर डिस्काउंट एंड कैन बी फॉर कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या 5 बातें याद रख सकते हैं हम इजीली? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो मित्रों। डन 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 सर, हमारा कैपिटल वाला पॉइंट हो गया। अब आ जाओ, मैं आपको थोड़ी सी लॉ रिवाइज करा देता हूं। सर लॉ रिवाइज कराने से पहले मैं आपको बोलूंगा इसके अंदर क्योंकि लिस्टेड कंपनी हो सकती है तो सेबी की रेगुलेशंस भी चेक करनी है। जो लास्ट के पॉइंट्स हैं इनको बस रीड करके चलना। प्लस आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वाले थोड़े फॉर्म्स याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। जैसे कि SH7 किसके लिए होता है? ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है सर। पास 3 किसके लिए होता है? सर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो पास 3 में आप ऐसे आ सकते हो, ए फॉर अलॉटमेंट हो गया, ठीक है सर। SH मतलब शेयर का है तो ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल की बात होती है। ये FCGPR किसके लिए होता है? सर FCGPR होता है फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय अ नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर। तो ये जो फॉर्म्स है इनको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख के चलेंगे। लास्ट में कहता है जब भी शेयर कैपिटल इंक्रीज करनी है तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को फीस और ड्यूटी दी कि नहीं, ये देख लेना। सो लास्ट बेसिक 2 पॉइंट आप ध्यान रख के चलेंगे। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब मुझे एक बात बताओ, शेयर इशूड एट प्रीमियम के बारे में हम ऑलरेडी क्या जानते हैं? सर सेक्शन 52। हम सेक्शन 52 पढ़ के आए और उसमें हमें बताया गया था जब भी शेयर जो अलॉट हो रहा है, जब भी शेयर इशू हो रहा है, किस पे? पार वैल्यू से ज्यादा पे, फेस वैल्यू से ज्यादा पे, तो उसको क्या बोलते थे? शेयर इशूड एट प्रीमियम। वो जो प्रीमियम है वो कहां जाता है? सर वो प्रीमियम जाता है हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से मैं डिविडेंड बांट सकता हूं? नहीं सर। जो पर्पस अलाउड है आपके सेक्शन 52 में सिर्फ उसी के लिए यूज हो सकता है। तो ये जो पर्पस है ये आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन है। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ आईसीआई। सर हमको ऑलरेडी पता है कि ये आई थिंक क्लास 12 से आप पढ़ के आ रहे हो। बोनस शेयर्स, बायबैक शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और सर कहां यूज होता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और आखिरी में एक्सपेंसेस, कमीशंस और डिस्काउंट्स कहां पे? ऑन द इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। तो ये कैसे याद रखना है? मैंने कहा बड़ा सिंपल है, बीपी स्क्वायर करके ऐसे याद रख सकते हो। सर बीपी स्क्वायर का क्या मतलब है? 2 बी वाले पॉइंट्स क्या थे? बायबैक और बोनस। वेरी वेरी गुड। बायबैक भी हो गया, बोनस भी हो गया। सो इशू ऑफ अनइशूड शेयर्स एज फुली पेड अप बोनस शेयर्स। बायबैक का क्या मतलब है? खुद ही के शेयर्स मार्केट से खुद ही खरीदना। परचेज ऑफ द ओन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68। पी का मतलब मैंने क्या बताया सर? पी का मतलब आपने बताया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। एंड लास्ट पॉइंट भी आपका एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस, कमीशंस और डिस्काउंट्स ऑन द इशू ऑफ न्यू शेयर्स। तो ये आपने 5 पॉइंट्स ध्यान रख के चलने हैं। इसका क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी कवर्ड है। तो लास्ट बार एक बार फटाफट देख लेते हैं सर क्या क्या पॉइंट्स बताए। बीपी स्क्वायर, बी वाले 2 पॉइंट्स बता दो, बोनस शेयर, बायबैक ऑफ शेयर। वेरी गुड। पी वाले दोनों पॉइंट्स बता दो सर। पी वाले दोनों पॉइंट्स बड़े सिंपल है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। एक्सपेंसेस वाला एक पॉइंट और करना है सर। एक्सपेंसेस वाला पॉइंट क्या है? एक्सपेंसेस ऑन द इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। डन। सारे बच्चे कह रहे हैं सेम चीज लॉ में पढ़ के आए, यहां भी हमारी रिवीजन
हो गई। अब एज अ ऑडिटर मुझे क्या करना है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना, बस ये देखना है प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डाल दो और कहीं मत डालना। एंड जो उसकी एप्लीकेशन है वो सिर्फ उन्हीं पर्पस के लिए होगी जो शुभम सर ने आपको सिखाया। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब आ जाओ सर, शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट, ये कहां पूछा आईसीआई ने? मई 24 में। मई 24 में आईसीआई ने पूछा शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। तो ये जो शेयर्स वाले सेक्शन है हमको अच्छे से ध्यान रख के चलने, मजे आ सकते हैं, फ्री के नंबर है। अब सर शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट में क्या है? क्या मैं शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकता हूं? द आंसर इज नो, यू कैन नॉट इशू द शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो इंप्लॉइज के खून पसीने की कमाई होती है उसके लिए आप शेयर्स वगैरह इशू करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉर्मली यू कैन नॉट इशू द शेयर्स एट डिस्काउंट। ठीक है सर, अगर कोई भी शेयर इशू एट डिस्काउंट होगा इट विल बी वॉइड। अब सर एक बात बताओ, सपोज मेरा कोई क्रेडिटर है, ठीक है सर। अब ये जो क्रेडिटर है इसको मुझे क्या करनी थी? पेमेंट करनी थी। मैंने पेमेंट नहीं करी, मैंने इसको शेयर्स दे दिए। क्या ये चीज मैं डिस्काउंट पे दे सकता हूं? आपने ये चीज कंपनीज एक्ट में पढ़ी होगी, जल्दी से बता दो। इंस्टेड ऑफ मेकिंग द पेमेंट टू द क्रेडिटर आई इशूड द शेयर्स एट डिस्काउंट। जल्दी से बताओ क्या ये चीज चलेगी? द आंसर इज यस सर, ये चीज चल जाएगी। तो सारे बच्चे ये एक्सेप्शन मेरे साथ रीड करेंगे, एकदम मजा आ जाएगा। देखो क्या कहता है, कंपनी में इशू द शेयर्स एट डिस्काउंट, किसको? टू द क्रेडिटर व्हेन द डेट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर। तो जो इसकी डेट थी, मैंने कहा मैं तुमको डेट पे नहीं करूंगा, मैं तुमको शेयर्स दे दूंगा। सो डेट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। अब ये क्यों हुआ? या तो कोई रेजोल्यूशन प्लान था। सर ये रेजोल्यूशन प्लान कहां पे होता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो आप सीए फाइनल लेवल पे पढ़ोगे उसमें होता है रेजोल्यूशन प्लान। तो रेजोल्यूशन प्लान मतलब मुझे पेमेंट करनी थी, मैंने इसको शेयर दे दिए, या फिर इसका कोई डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम हुई है एज पर द आरबीआई। सो दिस थिंग इज ऑल्सो अलाउड। ठीक है सर। उसके बाद ये कहता है पेनल्टी कितनी होगी। अब ये पेनल्टी कितनी होगी, तो जो पेनल्टी आपने लॉ में पढ़ी है वही सेम टू सेम यहां पे कॉपी पेस्ट है सर। पेनल्टी विल बी लेसर। सर किसका लेसर? जो अमाउंट आपने रेज करी है थ्रू इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, यानी जो मैंने शेयर्स डिस्काउंट पे दिए उससे जो मुझे पैसा मिला, या फिर 5 लाख रुपए। सारे बच्चे ऐसे करो मेरे साथ, हाय 5 लाख रुपए, एक बार और 5 लाख रुपए। तो शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट और 5 lakhs विच एवर इज लेस। शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट और 5 lakhs विच एवर इज लेस। अब कई सारे बच्चे सोच रहे हैं सर ये लेस क्यों है, देखो कंपनी की वैसी बैंड बजी हुई है। कोई अच्छी कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पे देगी क्या? नहीं सर, बकवास कंपनी। जो खराब कंपनी होगी वही बेचारी डिस्काउंट पे दे रही होगी, तो उस पे तुम पेनल्टी और ज्यादा डालो, कितना बुरा कर्म होगा। हाँ सर, वेरी वेरी बैड। तो ये कहता है आपने जितने शेयर से पैसे कमाए, या आप 5 लाख रुपए विच एवर इज लेस दे दो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है सर। एंड जो पैसा इकट्ठा किया है, इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम, यानी हर कितने महीने होते हैं साल में? 12 महीने। तो हर महीने का 1% इंटरेस्ट दोगे, 12% पर एनम पे देना है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स टू द पर्सन जिनसे पैसा मिला है। तो पेनल्टी सारे बच्चे मुझे एकदम बढ़िया तरीके से रिवाइज करा दो, मजा आ जाएगा। जो मैंने शेयर्स इशू करे डिस्काउंट पे, ठीक है, उससे जो मुझे पैसा मिला, और 5 लाख रुपीज विच एवर इज लेस। ठीक है सर, क्योंकि कंपनी की वैसी बैंड बजी हुई, ज्यादा पेनल्टी चार्ज नहीं करेंगे। प्लस जो पैसा मैंने लिया उस पर कितना ब्याज देना पड़ेगा? सर 12% पर एनम, 12% पर एनम का मुझे इनको ब्याज देके चलना पड़ेगा। अब सर इसमें मैं चेक क्या करूं? शेयर कैपिटल में सारे बच्चे इधर फोकस करके चलना। जब भी डिस्काउंट में शेयर इशू करता हूं तो 3 चीजें चेक करनी है सर। क्या? पहले तो मुझे पता कैसे चलेगा शेयर इशू है डिस्काउंट? सर मूवमेंट देखो, जो शेयर कैपिटल में मूवमेंट है उससे पता चलेगा क्या कोई इस साल शेयर इशू हुआ है कि नहीं। दूसरी चीज, हमको कैसे पता चलेगा ये जो शेयर इशू है ये डिस्काउंट पे हुआ है? सर मिनट्स ऑफ द मीटिंग में लिखा होगा, बिना शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मंजूरी के यहां पत्ता भी नहीं हिलता। तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर के ऊपर देख रहे थे ना शेयर कैपिटल में, हाँ वहां पे देखो ये डिस्काउंट पे इशू है कि नहीं। गॉट इट सर। एंड लास्ट में एग्जेम्पशन किसके लिए थी? सर क्रेडिटर के लिए। लास्ट में एग्जेम्पशन क्रेडिटर के लिए थी। तो देखो अगर क्रेडिटर को इशू है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 3 चीजें चेक करके चलेंगे सर। क्या क्या जल्दी से बता दो। मूवमेंट इन शेयर कैपिटल, कोई शेयर इशू हुआ क्या, अब डिस्काउंट पे हुआ है कि नहीं, इसके लिए मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखें, लास्ट में क्रेडिटर वाली एग्जेम्पशन। क्लियर है सर। तो ये बात आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब सारे के सारे बच्चे ये ऑडिटर वाले पॉइंट्स हमारे कवर हो गए। अब आ जाओ मेरे साथ नेक्स्ट पॉइंट पे, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स में लिखो रेडी। आ जाओ। बस 10 मिनट का और सेशन रह गया और कुछ नहीं। चलो
ऑल सेट? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से रेडी। सर नोटबुक में जो पॉइंट्स लिखे हैं क्या हमको लिखने की जरूरत है? नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा दूंगा। चलो सर, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब सर ये स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या अलग चीज है, बताओ, ध्यान से समझना। स्वेट इक्विटी शेयर, पहले बताओ स्वेट निकलता किसका है? मशीन का निकलता है, आदमी का निकलता है, इंसान का निकलता है? सर इंसान का निकलता है। जो पसीना निकलता है वो किसका निकलता है? इंसान का निकलता है। तो स्वेट इक्विटी शेयर किसको मिलेंगे? इंसान को मिलेंगे। तो कंपनी के अंदर जो इंसान काम करता है उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज। तो जो आपके डायरेक्टर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, क्या सिर्फ एम्प्लॉयज बोला शुभम सर ने? नहीं, डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज। तो डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज को आप देते हो स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब सर जब आप इनको शेयर्स दे रहे हो, लॉजिकली सोच के बताना, क्या उतनी ही वैल्यू पे दोगे जितना पब्लिक को दे रहे हो? नहीं सर, इनको कुछ तो फायदा देना पड़ेगा। हाँ, तो फायदा क्या दोगे? या तो आप इनको डिस्काउंट पे दे सकते हो, या तो आप इनको शेयर्स डिस्काउंट पे दे सकते हो, या फिर कंसीडरेशन अदर देन कैश। अब सर ये कंसीडरेशन अदर देन कैश क्या है? जो डायरेक्टर्स ने आपको नो हाउ प्रोवाइड किया है, नो हाउ का क्या मतलब है? जो आपको स्किल्स दी है, नॉलेज दी है, जो भी वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बदले आपने उनको शेयर्स दे दिए, ठीक है सर। या फिर उन्होंने आपको कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए हैं। सर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था, उस सॉफ्टवेयर की राइट आपको दे दी कि भाई कंपनी यूज करेगी, उसके अलावा कोई यूज नहीं करेगा। तो अगर उन्होंने आपको कोई नो हाउ दिया या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए हैं, तो इसके बदले भी आप उनको शेयर्स देके चल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गॉट इट और नॉट? यस सर। तो याद रखना, स्वेट इक्विटी शेयर्स किसके लिए होते हैं? सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए नहीं, डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज। इनको हम बेनिफिट किस फॉर्म में दे सकते हैं? या तो डिस्काउंट पे दे दो, या फिर कंसीडरेशन अदर देन कैश। अब ये कंसीडरेशन अदर देन कैश क्या थी? या तो उन्होंने नो हाउ दिया है, या फिर उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए हैं। क्या ये बेसिक सी बात समझ आती है? हाँ सर, इसमें तो कुछ भी नहीं था। इसके अलावा अब हम एज अ ऑडिटर क्या क्या चेक करेंगे? मैंने कहा सबसे पहले ये जो स्वेट इक्विटी शेयर्स आप दे रहे हो, क्या ये नॉर्मल बात है या दिस इज समथिंग विच इज स्पेशल? सर दिस इज समथिंग स्पेशल। ये ऊपर जो शेयर इशू हो रहे थे नॉर्मल बातें थी, बट यहां क्या हो रहा है? यहां कुछ स्पेशल हो रहा है। तो जब भी स्पेशल होगा तो हम क्या चेक करेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है सर। अब स्पेशल रेजोल्यूशन में एक चीज और देख लेना, क्या लिखा है सर? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस। आज की डेट में शेयर्स का कितना प्राइस चल रहा है मार्केट में, वो सब भी देख लेना, करंट मार्केट प्राइस। तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, करंट मार्केट प्राइस, और डायरेक्टर्स ने कितनी कंसिडरेशन पे करी। जो डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज है उन्होंने कितनी कंसिडरेशन पे करी। तो ये आ गए नंबर ऑफ शेयर्स, ये आ गए आपके करंट मार्केट प्राइस, और ये आ गए कंसिडरेशन। क्या स्पेशल रेजोल्यूशन और स्पेसिफाई वाले पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। अब अगर आपके शेयर्स लिस्टेड हैं किस पे? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे किसकी चलती है? आरबीआई की चलती है, सेबी की चलती है? सर सेबी की चलती है। तो आपने सेबी रेगुलेशन से भी काम करके चलना है, ठीक है सर। उसके बाद सर ये क्या लिखा है? RRPL is same as equity. What do you mean by RRPL? जो इनकी राइट्स होंगी, जो इनका हक होगा, जो इन पे रिस्ट्रिक्शंस होंगे, जो इनके प्रोविजंस होंगे, जो इन पे लिमिटेशंस होंगी, सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, RRPL। जो इनकी राइट होंगी, जो इन पे रिस्ट्रिक्शंस होंगी, जो इनके प्रोविजंस होंगे, जो इन पे लिमिटेशंस होंगी, वो सेम एज इक्विटी शेयर होंगी। यानी भले ही आपने डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर, सॉरी डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज को दिया, आप उनको ये नहीं कह सकते तुम अलग शेयर होल्डर अलग, तुम अलग शेयर होल्डर अलग, नहीं, दोनों इक्वल वैल्यू पे बैठेंगे, दोनों कंपनी के लिए इक्वल वैल्यू पे बैठेंगे। हम दोनों में भेदभाव नहीं कर सकते, तुम्हारी राइट अलग, तुम्हारी राइट अलग, तुम पे रिस्ट्रिक्शन अलग, तुम पे रिस्ट्रिक्शन अलग, तुम पे प्रोविजन अलग, तुम पे लिमिटेशन अलग ना। जो इनकी राइट्स, रिस्ट्रिक्शंस, प्रोविजंस और लिमिटेशंस होंगी, दिस विल बी सेम एज इक्विटी। गॉट इट? गॉट इट सर। तो ये एकदम बेसिक सी बात है जो आपको ध्यान में रख के चलनी है। लास्ट टाइम एक बार फटाफट चारों पॉइंट्स रिवाइज करते हैं, देन मैं बुक से गो थ्रू कराऊंगा। पारी पासु, बच्चों ने एकदम बिल्कुल कहा, क्यूट वर्ड पारी पासु। पारी पासु का क्या मतलब होता है? एज इट, सेम, सेम डिट्टो। तो सबसे पहला क्या हो गया? स्पेशल रेजोल्यूशन। उसमें हमको क्या देखना है? नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन। उसके बाद अगर दे आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज तो सेबी के रेगुलेशंस भी देखेंगे। फिर मैंने बोला RRPL। RRPL का क्या मतलब है? राइट्स, रिस्ट्रिक्शंस, प्रोविजंस एंड लिमिटेशंस सेम एज इक्विटी। अब सर एक बार बुक से भी गो थ्रू करा दो, मजा आ जाएगा। सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है एम्प्लॉइज कैन बी कंपेंसेटेड इन द फॉर्म ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। एम्प्लॉइज का क्या मतलब है? एम्प्लॉइज और डायरेक्टर। सर इनको कैसे मजे देने हैं? इट कैन बी शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट और कंसीडरेशन अदर देन कैश। अब कंसीडरेशन क्या है कैश के अलावा? या तो आप हमको नो हाउ दे दो, ओ, या फिर आप हमको
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दे दो, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है सर। उसके बाद लास्ट में सर क्या आता है, जो स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं उसमें आप क्या क्या कंडीशंस चेक करोगे। अब फ्लो में चलना, जो मैंने आपको बताया था स्पेशल रेजोल्यूशन, इसके अंदर क्या लिखा होगा, नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन, प्लस इफ एनी क्लास और क्लास ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज जिनको शेयर इशू है उनके बारे में लिख देना। सी ओमिट हो गया, भाड़ में गया, छोड़ो सर। उसके बाद अगर शेयर्स लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, किसके पीछे जाएंगे, सेबी की रेगुलेशंस। एंड लास्ट में RRPL, राइट्स, रिस्ट्रिक्शंस, प्रोविजंस, लिमिटेशंस। फिर से बोलो मेरे साथ, राइट्स, restrictions, provisions, limitations, they will be same as equity shareholder। सर हमने इस पे इतना दिमाग क्यों लगाया, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आपके आईसीएस स्टडी मटेरियल में भी है और नवंबर 22 में भी। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स डन, डनाडन, डन। क्लियर है? ओ तेरी, बच्चे तो खुश हो गए, कह रहे ब्रेक की फोटो देख गए हमको। ऑसम, ऑसम सर। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे सर, किसकी बात करता है, ये बात करता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल वाली चीज भी आप लॉ में ऑलरेडी पढ़ के आए हो। मैं बताऊं ना, ये ऑडिट की क्लास चली नहीं रही, ये ऑडिट की क्लास चली नहीं रही, बस आपके शुभम सर बदल गए और कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे, बस हम हाँ लॉ की बढ़िया बढ़िया रिवीजन करे जा रहे हैं। वेरी वेरी गुड। अब सर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल क्यों होता है, जब कंपनी के लॉसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, जब कंपनी के लॉसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है सर, या एसेट्स की वैल्यू गिर गई है, या फिर सरप्लस कैपिटल है जो बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई, कंपनी के पास यूज करने के लिए नहीं है, ठीक है। तीन चीजें रीजंस बताओ, या तो सर लॉसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए तो कह रहे कैपिटल को रिडक्शन मार दो, ठीक है सर। दूसरा ये क्या कह रहे हैं, एसेट्स बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, यानी इनकी वैल्यू मार्केट में गिर चुकी है। एंड तीसरा मैंने क्या बोला, जब भी सरप्लस कैपिटल इकट्ठी है तो आप रिडक्शन इन शेयर कैपिटल करते हो, ठीक है सर। अब सर इसके ऑडिट प्रोसीजर क्या है, मैंने कहा मेरे साथ फ्लो में चलना, एकदम फ्लो में चलना। शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना आसान काम नहीं है, सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, शेयर कैपिटल इशू करना जैसे टेढ़ा काम है, वैसे ही रिडक्शन मारना भी टेढ़ा काम है। अब सर इसमें ना पूरे दुनिया जहान के अप्रूवल लगेंगे, सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, इसके अंदर पूरे दुनिया जहान के अप्रूवल लगेंगे, यानी शेयर होल्डर और बोर्ड रेजोल्यूशन के अप्रूवल तो बाद में लेंगे, पहले देखो आपके कंपनी के जो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अलाउ करते हैं कि नहीं। सर ये फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स क्या थे, एमओए और एओए। तो जो एमओए उसको तो पहले ऑल्टर मारना पड़ेगा, ओ जो एओए वो आपको ऑथराइज करता है कि नहीं, तो पहले आपने क्या करना है, एमओए को ऑल्टर मारो, जो एमओए है इसको ऑल्टर मारो और एओए की ऑथराइजेशन ले लो, ठीक है सर। अब जब डॉक्यूमेंट्स से मजे ले लिए, अब लोगों से पूछो, जिन लोगों का कंपनी में पैसा लगा है उनसे पूछो, सर ये दो लोग कौन है, शेयर होल्डर्स और डिपॉजिटर। सबसे पहले शेयर होल्डर से क्या लेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन। लास्ट टाइम हमने स्पेशल रेजोल्यूशन किसके लिए लिया था सर, ऊपर वाला। हाँ ऊपर वाला क्या था सर, ऊपर वाला था हमारा स्वेट इक्विटी शेयर। क्या स्वेट इक्विटी शेयर ही था, जल्दी से बताओ, स्वेट इक्विटी शेयर था। हाँ सर, स्वेट इक्विटी शेयर में भी स्पेशल रेजोल्यूशन लिया था, तो यहां भी स्पेशल रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। वेरी वेरी गुड। उसके बाद डिपॉजिटर्स जो है, उसके केस में क्या करना है, मैंने कहा डिपॉजिटर्स के साथ आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, देयर हैव बीन नो डिफॉल्ट फॉर द डिपॉजिटर, ठीक है सर। डॉक्यूमेंट्स की मंजूरी ले ली, लोगों की मंजूरी ले ली। अब चलो तड़कते भड़कते लोगों के पास। सर ये तड़कते भड़कते लोग कौन है, ट्रिब्यूनल और रजिस्ट्रार। तो जो आपका ट्रिब्यूनल है, जिसको आप प्यार से बोलते हो एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसका ऑर्डर होना चाहिए रिडक्शन करने के लिए, ठीक है सर। और ऑर्डर में ऐसा लिखा होना चाहिए, कई बार लिखा होता है कि बैलेंस शीट में आप ये वर्ड डालोगे एंड रिड्यूस, तो वो भी आ जाएगा। दूसरी चीज, जो भी वो टर्म्स एंड कंडीशंस डाल के दे रहे हैं उनसे कंप्लाई करके चलना है। तो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर बड़ा प्यारा पॉइंट है, इसी से 3 पॉइंट निकलते हैं कि ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर है वो आपको मिल चुका है, उसमें लिखा है एंड रिड्यूस्ड, बैलेंस शीट के साइड में एंड रिड्यूस लिखना होता है, जो उसके साथ कंप्लाई किया, प्लस अगली बात क्या है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनके साथ आप कंप्लाई करके चल रहे हो। आखिरी में क्या किया, मैंने कहा आरओसी का भी अप्रूवल चाहिए, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है उसका भी अप्रूवल चाहिए, तो रजिस्ट्रार का भी सर्टिफिकेट आप देख के चलोगे। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। तो ये आपके सारे के सारे पॉइंट्स हो गए, फटाफट एक बार मेरे को रिवाइज करा दो, मजा आ जाएगा। तो देखो सर क्या कहता है ये ऑडिट प्रोसीजर क्या है, मैंने कहा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए पहले डॉक्यूमेंट्स की मंजूरी, एमओए ऑल्टर करना है, एओए ऑथराइज करेगा, फिर लोगों की मंजूरी। सर लोग कौन है, शेयर होल्डर्स और डिपॉजिटर। शेयर होल्डर क्या पास करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन। डिपॉजिटर्स के साथ आपने कुछ गलत नहीं किया, देयर हैव बीन नो डिफॉल्ट फॉर द डिपॉजिटर। फिर तड़कते भड़कते लोग, ट्रिब्यूनल और रजिस्ट्रार। ट्रिब्यूनल का ऑर्डर, उसमें क्या लिखा है कि बैलेंस शीट के साइड में लिख दो एंड रिड्यूस्ड, ठीक है सर।
एंड टर्म्स एंड कंडीशन और रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट देखेंगे। अब सर एक बार किताब से भी गो थ्रू करा दो तो हमको मजा आ जाएगा। तो पहले आपकी वही कहानी लिख रखी है रिडक्शन क्यों होती है, एक बार इसको रीड कर लेना। फिर सर एमटीपी अक्टूबर 20, एमटीपी अक्टूबर 20, सबके चेहरे पे मुस्कान, ए हे 5 पॉइंट करेंगे, बड़ा मजा आएगा। सबसे पहले मुझे बताओ सारे बच्चे, हमें किसकी मंजूरी लेनी है, लोगों की मंजूरी या डॉक्यूमेंट्स की? डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स वाले 2 पॉइंट्स ढूंढेंगे, जल्दी से बताओ डॉक्यूमेंट्स वाले 2 पॉइंट्स कौन से थे? सर हमको तो मिल ही नहीं रहे। मैंने कहा ये रे बदमाश, एमओए और एओए। एमओए को ऑल्टर करो, एओए ऑथोराइज करेगा, 2 पॉइंट तो हो गए सर। इसके बाद लोग कौन थे? मैंने कहा मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन वाज प्रॉपर्ली कन्वीन्ड एंड प्रपोजल वाज सर्कुलराइज्ड इन एडवांस। ठीक है सर। उसके बाद अगला बंदा कौन था? मैंने कहा डिपॉजिटर्स, नो डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स। अगर डिफॉल्ट होगा तो रिडक्शन नहीं कर सकते। फिर तड़कते भड़कते लोग कौन थे? सर तड़कते भड़कते लोग थे हमारे ट्रिब्यूनल, कि ट्रिब्यूनल का ऑर्डर होना चाहिए। इसके लिए आप ऑर्डर की कॉपी को वेरीफाई करोगे। वेरी गुड। अच्छा, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर में और क्या था? एंड रिड्यूस्ड, वर्ड्स एंड रिड्यूस्ड इफ रिक्वायर्ड बाय ट्रिब्यूनल ऑर्डर आर एडेड टू द नेम ऑफ द कंपनी इन बैलेंस शीट। तीसरी चीज कौन सी थी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर में? टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ट्रिब्यूनल। ठीक है, ठीक है सर। अब आगे आखिरी में रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट चेक करके चलेंगे। इसके अलावा 2 पॉइंट्स और दे रखे हैं, इनको बस आप रीड करके चलोगे। सर क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं? इसके रिगार्डिंग जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज है चेक कर लेना। ठीक है सर। उसके बाद जो भी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है दैट शुड बी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड। उसके बाद ये कहता है कंपनी कैन रिड्यूस द कैपिटल। कैसे कैसे रिड्यूस कर सकती है? जो अनपेड कैपिटल है या तो उसको रिड्यूस कर दो, ठीक है सर, या फिर जो लॉस्ट कैपिटल है उसको कैंसिल कर दो, या फिर जो भी एक्सेस पेड अप कैपिटल है उसको लोगों को रिटर्न कर दो। तो जो अनपेड कैपिटल है उसको रिड्यूस कर दिया कि हमको अब चाहिए ही नहीं, ठीक है सर, या फिर जो लॉस्ट कैपिटल है उसको कैंसिल कर दिया कि हाँ भले ही नहीं दे रहे पैसे, हमको चाहिए भी नहीं, या फिर जो एक्सेस पेड अप कैपिटल है उसको हमने रिफंड कर दिया। तो ये पॉइंट्स आप एकदम बस रीड करके चलोगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट में सर देखो क्या कहता है, एग्जेम्पशन टू बायबैक। क्या ये सेक्शन अप्लाई करता है टू बायबैक ऑफ ओन सिक्योरिटीज? आंसर इज नो। बायबैक पे सिर्फ सेक्शन 68 लगता है। सारे बच्चे मुझे बताओ, इज द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम आराम से चलेंगे, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब इसके बाद सर यहां पे बहुत सारे डिस्क्लोजर दे रखे हैं। ये डिस्क्लोजर वाली जो चीज है एकदम आप बढ़िया तरीके से रीड करके चलोगे, उसमें कुछ खास मसाला नहीं है। मैं आपको मोटी मोटी चीजें बता देता हूं क्या क्या ध्यान रखना है। ठीक है सर। आपने इसमें सबसे पहले तो जी पॉइंट ध्यान रखना है। सर जी पॉइंट में क्या लिखा है? शेयर्स इन द कंपनी हेल्ड बाय ईच शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन 5%। उसके केस में आप स्पेसिफाई करोगे नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। ये चीज हमने एक ऐसे में और पढ़ी थी। बताओ, जो बच्चा मुझे बता देगा उसको आज मेरी तरफ से चॉकलेट। फटाफट बता दो, ये कौन से ऐसे में हमने पढ़ी थी कि मोर देन 5% जो शेयर होल्डर होल्ड करता है? विकास कुमार को मेरी तरफ से मिलती है आज चॉकलेट। सर ऐसे 320, ऐसे 320 में हमने ये चीज पढ़ी थी। वेरी वेरी गुड विकास, बहुत बढ़िया। तो ऐसे 320 में हमने पढ़ा था कि जब भी मोर देन 5% कोई बंदा शेयर होल्ड्स कर रहा है तो उसकी आपने शेयर होल्डिंग दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, यहां पे मैं आपको रिलायंस की रिपोर्ट में दिखाऊं, क्या ये लोग ये चीजें दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? हाँ सर, हमको देखना है, हमको देखना है सर कौन कौन है जो मोर देन 5% होल्ड करते हैं। देखो रिलायंस ने भी ये चीज दे रखी है कि डिटेल्स ऑफ द शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन 5% शेयर। ये रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट में निकाला है मैंने। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 45% कुछ शेयर्स होल्ड करके बैठे हैं, जिस कंपनी की मैं रिपोर्ट लेके आया हूं। किस कंपनी की रिपोर्ट है भाई साहब? रिलायंस इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में एक ही शेयर होल्डर है जो मोर देन 5% शेयर होल्डर करता है, तो उसकी इन्होंने डिटेल्स यहां पे दे दी। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो ये आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। फिर ये कह रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द बैलेंस शीट डेट। आपने क्या क्या बताना है? जो भी फुली पेड अप शेयर्स आपने दिए परसुएंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट, कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कैश की जगह आप शेयर दोगे तो आपने दे दिए, या एज अ बोनस शेयर दिए, या आपने बायबैक करे, तो ये तीनों चीजें भी आप 5 साल की बता के चलोगे। ठीक है सर। उसके बाद ये कहता है डिस्क्लोज द शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर्स। नवंबर 22 में आईसीआई ने पूछी है चीज, तो आईसीआई आपको ये नहीं कहेगा पूरा एम तक सारे के सारे डिस्क्लोजर लिख के दो, ये तो हम पागल थोड़ी इतना थोड़ी याद कर पाएंगे। हाँ सर, तो मोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स है वो एटलीस्ट आप याद रख के चलो। अब इसमें सर क्या बताना है? शेयर्स हेल्ड बाय प्रमोटर एट द एंड ऑफ द ईयर। और इसमें क्या चेंज आया है? इसमें क्या चेंज आया है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर? तो आप बताओगे प्रमोटर का नाम, नंबर ऑफ शेयर्स, एंड
जो उसने शेयर होल्ड कर रखे हैं कितनी परसेंटेज है वो टू द टोटल शेयर्स, एंड उसका परसेंटेज ड्यूरिंग द ईयर, कितना चेंज आया उसमें, परसेंटेज चेंज ड्यूरिंग द ईयर। लास्ट बार एक बार फटाफट बता दो मुझे क्या क्या आएगा। प्रमोटर का नाम आएगा, उसके नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, वो नंबर ऑफ शेयर्स टोटल शेयर्स का कितना परसेंटेज है वो आ जाएगा, एंड उसमें कितना परसेंटेज चेंज है। ये चार बातें आप इसमें ध्यान में रख के चलोगे, ठीक है सर। ये जो डिटेल्स है आप सेपरेटली दोगे फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर्स, जितने भी डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स है सबके लिए अलग अलग बताना पड़ेगा, ठीक है सर। एंड ये परसेंटेज निकालनी कैसे है, बिगनिंग के कंपैरिजन में। तो आपने एंड ऑफ द ईयर ले लिया, बिगनिंग ले लिया, दोनों के बीच में परसेंटेज चेंज बता के चलो। सो परसेंटेज विल बी कंप्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू नंबर एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, और इफ इशू ड्यूरिंग द ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम देन विद रिस्पेक्ट टू द डेट ऑफ इशू। इसके हिसाब से आप ये चीज ध्यान में रख के चलोगे। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। एंड लास्ट में कहता है अगर कोई चीज आपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा लिया था उसके लिए यूटिलाइज नहीं किया तो आप बताओगे कैसे, हाउ द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट विल बी यूज्ड और इन्वेस्टेड। पानी के 2 घूंट लगा लो फटाफट। अब हम रिजर्व्स एंड सरप्लस के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें कुछ खास मसाला नहीं है, जो चीजें आपको ऑलरेडी आती है वही मैं फटाफट गो थ्रू कराऊंगा, एंड देन वी विल रैप अप टू दिस सेशन। जल्दी से कम ऑन एवरीवन, गेट रेडी, आ जाओ मेरे साथ। लास्ट में जितनी बातें मैंने आपको भी सेशन में पढ़ाई हैं फटाफट मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगा। चलो 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 चलो, ऑल सेट, यस सर। अब सर रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में आपको क्या ध्यान में रखने की जरूरत है, इधर आ जाओ मेरे साथ। बेसिक बेसिक बातें जो बचपन से आप सीखते हुए आ रहे हो अकाउंट्स में, वही बातें लिखी हैं। हम रिजर्व्स क्यों बनाते हैं सर, किसी ऐसे पर्पस के लिए जो इनसे रिलेटेड नहीं है। हम कोई लायबिलिटी मीट नहीं करने वाले, हम कोई कंटिजेंसी मीट नहीं करने वाले, हम कोई कमिटमेंट मीट नहीं करने वाले, या कोई डिमिन्यूशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एट द बैलेंस शीट डेट। लायबिलिटी होगी तो लायबिलिटी में जाएगी, कमिटमेंट होगी, कंटिजेंट लायबिलिटी होगी तो उसमें जाएगी, रिजर्व्स में नहीं डालेंगे, ठीक है सर। सो रिजर्व्स आर नॉट मेंट फॉर एनी लायबिलिटी, कमिटमेंट, कंटिजेंसी और डिमिन्यूशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। बेसिक सी बात है, रीड करके चलना। अब रिजर्व्स 2 तरह के होते हैं सर, क्या क्या, एक होते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स, एक होते हैं कैपिटल रिजर्व्स। अब सर जो रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं, डिविडेंड बांटने के लिए। दे आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी और बिलो पर्पसेस। अब सर ये पर्पसेस क्या है, बड़े सिंपल सिंपल पर्पसेस है, ध्यान में रख के चलना। सबसे पहले तो हम रिजर्व से क्या कर सकते हैं सर, मजे कर सकते हैं। मैंने कहा मजे का क्या मतलब है, सप्लीमेंट द डिविजिबल प्रॉफिट। कई बार होता है ना हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होता, तो हाँ, तो पिछले साल के जो हमारे पास रिजर्व्स फ्री पड़े हैं उनको बांट दो, ठीक है सर। ये तो हो गई मजे वाली बात। दूसरी बात, हम इनको फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं कि हमको लगता है इसको री इन्वेस्ट करना चाहिए, सो फॉर एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस यूज कर सकते हैं। एंड तीसरी चीज क्या है सर, नीड है। हमारे पास आज की डेट में पैसे ही नहीं है, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे नहीं है, तो ऑगमेंट द वर्किंग कैपिटल और यू कैन से सपोर्ट द वर्किंग कैपिटल। तो 3 चीजें क्या हो गई, मैंने कहा मजे, फ्यूचर और नीड। मजे का क्या मतलब है सर, मजे का मतलब है हमने डिविजिबल प्रॉफिट्स को सप्लीमेंट करके डिविडेंड में बांट दिया, ठीक है सर। फ्यूचर का क्या मतलब है, एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस ताकि आगे जाके काम आए। एंड सर नीड है, यानी आज की डेट में वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। तीनों में से कोई भी केस ले लो, it will strengthen the company's financial position. It will strengthen the company's financial position. Ultimately हमारी financial position strengthen होगी। ये बेसिक सी बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें कुछ हाई फाई चीज है नहीं, नॉर्मल सी बात है, समझ भी गए तो आप अपने वर्ड्स में भी लिखोगे सेम चीज बनेगी। तो रिजर्व्स का काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या फिर जब पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है उनको सप्लीमेंट कर दो। फ्यूचर का मतलब है एक्सटेंड द बिजनेस, एंड लास्ट पॉइंट क्या बताया था सर, ऑगमेंट द वर्किंग कैपिटल, एंड आखिरी में स्ट्रेंथन द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। तो यही बात आपकी यहां पे मैंने लिख रखी है। ये 4 पॉइंट दे रखे थे तो मुझे लगा इस पे 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो आई जस्ट थॉट यू शुड नो। कैपिटल रिजर्व क्या फ्री होते हैं, मैंने कहा नो, दे आर नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, दे कैन ओनली बी यूटिलाइज्ड फॉर सर्टेन लिमिटेड पर्पस। अब इनके एग्जांपल ध्यान रखना, आईसीआई ने इस पे एमसीक्यू पूछा था आपके स्टडी मटेरियल में। सारे बच्चे जल्दी से बताओ क्या क्या। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, दिस इज अ कैपिटल रिजर्व। CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इट इज ऑल्सो कैपिटल रिजर्व। जो रिवैल्यूएशन रिजर्व बनता है ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, दैट इज ऑल्सो कैपिटल रिजर्व। ये आपके सारे के सारे कैपिटल रिजर्व ध्यान रखने हैं। अब सर देखो क्या कहता है, इफ अ कंपनी एप्रोप्रिएट्स रेवेन्यू प्रॉफिट, ये रेवेन्यू प्रॉफिट हमने क्यों एप्रोप्रिएट किया है, किसी एसेट को रिप्लेस करने के लिए, किसी एसेट को रिप्लेस करने के लिए, यानी इट विल अल्टीमेटली बी यूज्ड फॉर अ कैपिटल पर्पस। फील समझना पॉइंट की, पैसा क्या है, रेवेन्यू है। मैंने यूज क्यों किया है सर, मेरे को अपना कोई एसेट आगे जाके रिप्लेस करना है जिसके लिए पैसा चाहिए होगा, यानी इट विल बी अ कैपिटल पर्पस। तो क्या मैं बोल दूं ये पैसा मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा एज अ डिविडेंड, क्या मैं बोल दूं ये पैसा मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा एज अ डिविडेंड, आंसर इज यस। तो ये भी किस में जाएगा सर, ये भी कैपिटल रिजर्व में जाएगा।
So if there is a revenue profit for replacing a asset for a capital purpose, it will also be in the nature of capital reserve. अगले 3 पॉइंट बस आप रीड करके चलना. These are created from capital profits through sale of capital assets. They can be utilized for bringing down the fictitious assets or loss or for issuing bonus shares if they are realized. Realized का मतलब है अगर आपने कैश में रियलाइज करें हैं तो आप इससे बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो. बट जो सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है उसके लिए सेक्शन 52 और 55 कंप्लाई करने हैं. ये 3 बातें बस आप रीड करके चलेंगे, इसमें कुछ खास मसाला नहीं है. अब सर ऑडिट प्रोसीजर पे आ जाओ सारे के सारे बच्चे मेरे साथ. इसके सर ऑडिट प्रोसीजर क्या है? मैंने कहा बड़े सिंपल है. ये सर क्या लिखा है? ई और सीवी. कोई बच्चा मुझे चैट बॉक्स में बताओ ये ई और सीवी क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ई और सीवी? असर्शंस, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन. एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन. तो मुझे बताओ कैसे पता चलेगा कोई रिजर्व एग्जिस्ट करता है कि नहीं? सर उसका जो ओपनिंग बैलेंस है ना, जो ओपनिंग बैलेंस है उसको आप क्या कर सकते हो? प्रीवियस ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देख सकते हो. फिर से बोलो सर. जो रिजर्व्स का ओपनिंग बैलेंस है उसको आप प्रीवियस ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देख सकते हो. ठीक है सर. तो मेरा ओपनिंग बैलेंस तो मैच हो गया. अब जो ड्यूरिंग द ईयर मूवमेंट हुई है, रिजर्व्स के अंदर मूवमेंट कैसे होती है? जनरली प्रॉफिट कमा के. जो आप प्रॉफिट कमाते हो उसी से रिजर्व्स बनते हैं. तो ये कह रहे हैं जो भी एडिशंस और यूटिलाइजेशंस हैं, जो भी एडिशंस और यूटिलाइजेशन है इसके लिए क्या करेंगे? तो पीएनएल का एडिशंस कैसे हम देखेंगे? पीएनएल अकाउंट से. प्लस ये एक और चीज होती है जिसका नाम होता है सॉकी. सर सॉकी का क्या मतलब होता है? सॉकी का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. जो आपकी इक्विटी होती है उसकी मूवमेंट बनती है, उसको क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ द चेंजेस इन इक्विटी. उसमें अगर आपने कोई डिविडेंड पे किया है तो उसके लिए एज अ ऑडिटर आप बोर्ड रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन देखोगे. तो बड़ी बेसिक सी चीज है. एग्जिस्टेंस के लिए क्या किया? ओपनिंग बैलेंस देखा फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन के लिए मैंने क्या किया? जो भी एडिशंस और यूटिलाइजेशंस हुई है ड्यूरिंग द ईयर, किसकी? पीएनएल की. पीएनएल कहां से पता चलेगा? पीएनएल अकाउंट से, यानी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से. दूसरा सॉकी से. सर सॉकी का क्या मतलब होता है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. ड्यूरिंग द ईयर इक्विटी में क्या क्या मूवमेंट्स आई हैं. सर क्या आप हमको सॉकी दिखा सकते हो? क्या आप हमको सॉकी वगैरह दिखा सकते हो कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कैसा दिखता है? जस्ट गिव मी अ सेकंड. आई थिंक इट शुड बी अवेलेबल हियर. ये जो अदर इक्विटी है ना, ये जो अदर इक्विटी है इसमें भी देखो आपने क्या दिखा रखा है? ओपनिंग बैलेंस एंड ट्रांसफर फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स. ऐसी ओपनिंग बैलेंस एड प्रॉफिट ऑफ ईयर लेस एप्रोप्रिएशन. तो दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. कैसे कैसे इक्विटी चेंज होती है. तो यही चीज मैं आपको यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं. तो जो भी डिविडेंड पे हुआ है ड्यूरिंग द ईयर उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या बोर्ड रेजोल्यूशन आप देख के चलोगे. सो दिस इज व्हाट इज गिवन इन योर बुक. एग्जिस्टेंस के लिए क्या करें? ट्रेस एंड टैली द ओपनिंग बैलेंस. ये कहां मिलेगा? ये लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिल जाएगा. ठीक है सर. अब कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन में हमको क्या देखना है? एडिशंस और यूटिलाइजेशन इन द करंट ईयर. पीएनएल का बैलेंस कहां से देखें? सर बड़ा सिंपल है. जो सरप्लस और डेफिसिट आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में आया है वहां से देख लो. प्लस ये आपको कहां मिल सकता है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. अब अगर यहां पे कोई डिविडेंड रिकमेंड हुआ है या डिक्लेयर हुआ है उसके लिए ओआर और बीआर आप देख के चलोगे. अब एक अकाउंट्स वाली चीज जो आपका आईसीआई बहुत ज्यादा मजे लेते हैं पूछते वक्त, सर क्या बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 2024. हमारा प्रपोज डिविडेंड है 10 मई 2024. अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज 31 मई 2024. क्या इसकी लायबिलिटी बनेगी या डिस्क्लोजर? सर इसकी लायबिलिटी नहीं बनती. इसकी लायबिलिटी नहीं बनती, सिर्फ इसका डिस्क्लोजर होगा एज पर AS4. एज पर AS4 इसका हम डिस्क्लोजर करके चलेंगे. क्लियर है बॉस? क्लियर है सर. इसी पे आपको एमसीक्यू बार बार आईसीआई मॉक टेस्ट पेपर में पूछ रहा है. यहां आपका रिजर्व्स वाला ऑलमोस्ट गेम कंप्लीट हो चुका है. सिक्योरिटीज प्रीमियम में हम बोर्ड रेजोल्यूशन देखते हो फॉर द इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. यूटिलाइजेशन जो होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट की सेक्शन 52 के हिसाब से होगी. मुझे बता दो मैंने यूटिलाइजेशन के लिए आपको क्या टेक्निक बताई थी? प्लीज बता दो, मजा आ जाएगा. What was the technique of utilization of securities premium account? One of the favorite questions of ICI. बीपी स्क्वायर. सर बीपी स्क्वायर का क्या मतलब था? बायबैक ऑफ शेयर्स, बोनस शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स. उसके बाद मैंने क्या बोला था सर? प्रीमियम के बाद आपने बोला था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना. और एक्सपेंसेस से ही लास्ट पॉइंट याद रखेंगे, एक्सपेंस ऑन द इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स. ठीक है. अब सर एमटीपी मई 2022 में आईसीआई ने इसके डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था. तो इसकी आपने सारे के सारे नाम याद रख के चलने हैं. सारे बच्चे मेरे को नाम याद कराओ अभी से. सर इसके नाम बड़े सिंपल है, याद रखना.
डॉक्टर एसएससीसी। डॉक्टर एसएससीसी करके बहुत फालतू टेक्निक है, बट इससे आपको सारे नाम याद रह जाएंगे। डॉक्टर का क्या मतलब है? डी फॉर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। सारे के सारे बच्चे अभी के अभी याद रखेंगे। डॉक्टर एसएससीसी का क्या मतलब है? डी फॉर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, आर फॉर रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो सर हमारा डॉक्टर तो हो गया। एसएससीसी का क्या मतलब है? एसएससीसी का मतलब है एस फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम, एस फॉर शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट की चीज आईसीआई ने कहां पूछी? एमटीपी सितंबर 24 एमसीक्यू में पूछी, सीधा आपको 2 नंबर जेब में, सीधा आपके 2 नंबर जेब में। सो डॉक्टर हो गया, एसएसबी हो गया। अब सर सीसी का क्या मतलब है? सीसी का मतलब बड़ा सिंपल है, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और लास्ट पॉइंट हो गया अदर रिजर्व्स। ठीक है बॉस? ठीक है सर। लास्ट टाइम डॉक्टर एसएससीसी, लास्ट टाइम बताएंगे डॉक्टर एसएससीसी। सर क्या क्या बताया डॉक्टर एसएससीसी में? डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये नाम आपको वैसे ही पता है तो टेक्निक से इजीली याद हो जाते हैं। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व। एसएस का क्या मतलब था? शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सीसी का क्या मतलब है? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व एंड अदर रिजर्व। सो एमटीपी May 22 भी डन डना डन डन। मैं बताऊं ना, साथ ही साथ नोट्स भी हो गए, क्वेश्चन बैंक भी हो गया, पूरा मजा आ भी गयो। यहां हमारा रिजर्व ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब इसके आखिरी में बोल रखा है सरप्लस। ये सरप्लस का बैलेंस आपका वही होगा जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से आप उठाओगे। ठीक है सर। उसके बाद ये कहता है अगर आपने कोई रिजर्व बना रखा है किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए, आगे जाके आपको कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम फंड का नाम दे देते हैं। हम इसको क्या नाम दे देते हैं? हम इसको फंड का नाम दे देते हैं। सर पीएनएल में अगर डेबिट बैलेंस होगा तो क्या ये भी रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा? आंसर इज यस। ये भी नेगेटिव फिगर बन के सरप्लस के हेड में आ जाएगा। सर एक बात बताओ, सारे बच्चे मुझे एक बात बताना, अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो बैलेंस है वो नेगेटिव होगा तो अब मुझे बताओ ये कहां जाएगा? क्या ये अभी भी रिजर्व्स एंड सरप्लस की साइड में जाएगा, लायबिलिटी साइड में, या ये एसेट बन जाएगा? वेयर विल इट गो? गिव मी द राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। बता दो मित्रों, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा या एसेट में? वानी आप मेरे को टेलीग्राम पे अभी मैसेज कर देना, यू विल गेट द रिप्लाई, डोंट वरी। सर एसेट में नहीं जाएगा, एसेट में नहीं जाएगा, इट विल स्टिल बी अ पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो सारे बच्चे ध्यान रखना। सर क्या? देखो क्या लिखा है, सिमिलरली द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस आफ्टर एडजस्टिंग द नेगेटिव बैलेंस ऑफ सरप्लस, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही रहेगा इवन इफ रिजल्टिंग फिगर इज नेगेटिव। तो भले ही रिजर्व्स एंड सरप्लस नेगेटिव हो जाए, भले ही रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए, हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे कि भाई हम मतलब बेचारा थोड़ा सा नेगेटिव हो गया तो आपने उसके साथ ब्रेकअप ही कर दिया। नहीं सर, इट इज अ लॉन्ग टर्म रिलेशन। रिजर्व्स एंड सरप्लस और रिजर्व्स और सरप्लस की जो रिलेशन है वो लॉन्ग टर्म है। भले ही बेचारा थोड़ा नेगेटिव हो गया, आप इसको रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही रखोगे। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो यहां हमारा इक्विटी और रिजर्व्स का पूरा सेशन एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट होता है। मालिक कितना बढ़िया हो, कितना बढ़िया हो कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसका एक क्विक रिवीजन हो जाए। सारे बच्चे पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स में लिखो रेडी, लेट्स डू अ क्विक रिवीजन ऑफ व्हाटएवर वी हैव स्टडीड इन दिस सेशन। आ जाओ। चलो जी, मजा आ जाएगा सर, एकदम ऑल सेट। चलो सो वेलकम वेलकम वेलकम, पहले सेशन के रिवीजन सेशन में आप सबका स्वागत है। सर अभी हम क्या रिवाइज करने वाले हैं? अभी हम रिवाइज करने वाले हैं इक्विटी। इक्विटी का मतलब है शेयर्स कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। सबसे पहले से शेयर कैपिटल की बात कर लेते हैं। आ जाओ अपने नोट्स पे, आ जाओ अपने नोट्स पे। शेयर कैपिटल में सबसे पहले हमें चलना है और हमको 5 से 6 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहले क्या करना है? टली हुआ, टली हुआ। यार देखो यार, मेरा टली हुआ। टली का क्या मतलब है? सर टैली करेंगे करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस को। ठीक है सर। अब ये बैलेंसेस कौन कौन सी कैपिटल्स के होते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल, उसमें से कुछ आपने इशू कर दी और कुछ पेड अप कैपिटल। तो जो भी बैलेंसेस है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के, इनको टैली करके चलना है। अब या तो इनमें चेंज होगा या नहीं होगा, या तो इनमें चेंज होगा या नहीं होगा। अगर चेंज नहीं है तो रिटर्न कंफर्मेशन ले लो। किससे? सीएस से। अब ये सीएस कौन थी सर? कंपनी सेक्रेटरी। अरे जानते हैं सर। हाँ, तो जो कंपनी सेक्रेटरी कंपनी की, उससे रिटर्न कंफर्मेशन ले लो दैट देयर हैज बीन नो चेंज इन द कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है सर। दूसरी बात, अगर चेंज है तो वेरीफाई करो। सर क्या वेरीफाई करें? जो पेड अप कैपिटल है दैट इज विद इन द लिमिट्स विच आर ऑथोराइज्ड। जो पेड अप कैपिटल है दैट इज विद इन द लिमिट्स दैट इज ऑथोराइज्ड, यानी वो ऑथोराइज्ड लिमिट के अंदर आती है। ठीक है सर। अब सर चेंज हुआ क्या होगा? जनरली इशू ऑफ शेयर्स। जनरली इशू ऑफ शेयर्स का चेंज होता है। इसमें
तीन बातें हमको ध्यान रखनी थी। जल्दी से देखो सर क्या क्या तीन बातें ध्यान रखनी थी। सबसे पहले जब भी शेयर इशू होते हैं किन की मंजूरी होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, शेयर होल्डर रेजोल्यूशन की। हाँ, तो इनकी सर्टिफाइड कॉपी लेके चलेंगे। दूसरी बात, ये किसने सिखाया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन लेना है? कंपनीज एक्ट ने। तो लगे हाथ तो एक पॉइंट और चेप देना, कंप्लायंस विद कंपनीज एक्ट 2013। एंड लास्ट में जो शेयर आपने इशू करे दे कैन बी इशूड फॉर कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश, बट दे कैन नॉट बी इशूड फॉर डिस्काउंट। दे कैन नॉट बी इशूड फॉर डिस्काउंट। तो लास्ट बार मुझे 5 से 6 पॉइंट अभी के अभी रिकॉल कराओ सर। सबसे पहले हमको टैली करना है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का बैलेंस। इसमें आपकी ऑथोराइज कैपिटल आएगी, इशूड कैपिटल आएगी और पेड अप शेयर कैपिटल आएगी। वेरी गुड। जब टैली करोगे चेंज होगा या नहीं होगा? अगर चेंज नहीं हुआ तो कंपनी सेक्रेटरी का सर्टिफिकेट ले लो। अगर चेंज हुआ है तो सर क्या होना चाहिए? पेड अप कैपिटल शुड बी विद इन द लिमिट्स ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। वेरी वेरी गुड। अब चेंज क्या होता है? इशू ऑफ शेयर कैपिटल। किसकी मंजूरी? बोर्ड की, शेयर होल्डर की। किसने सिखाई? कंपनीज एक्ट ने। एंड लास्ट में दे कैन बी इशूड फॉर कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश। एंड लास्ट में मैंने क्या बताया सर? क्या बताया? तुम बताओ ना क्या बताया सर? दे कैन नॉट बी इशूड फॉर डिस्काउंट। दे कैन नॉट बी इशूड फॉर डिस्काउंट। तो ये आपने बेसिक सी बातें ध्यान रखनी। यहां पे भी मैं आपको एक बार मैच करा देता हूं पॉइंट्स। टैली द पीरियड एंड बैलेंस विद द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है सर। अब अगर चेंज नहीं है, टेक अ रिटन कंफर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम कंपनी सेक्रेटरी। अगर चेंज है सो वेदर द पेड अप कैपिटल इज विद इन द लिमिट्स ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। इसके लिए आप एमओए को वेरीफाई कर सकते हो क्योंकि मेमोरेंडम में लिखा होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है। ठीक है सर। अब चेंज क्या था? मैंने कहा चेंज जो भी होगा वो हो सकता है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स के लिए हम क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर देख सकते हैं। ये किसने सिखाया? कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में मैंने कहा था एक दो बातें ध्यान रखना। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, मिनिमम वाली बातें क्या थी? मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम एप्लीकेशन मनी। उसके बाद नो शेयर शुड बी इशूड फॉर डिस्काउंट। शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कैश और अदर देन कैश। ये मोटा माटी पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। बाकी पॉइंट्स एक बार रीड करके चलना। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? शेयर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम का क्या मतलब है? फेस वैल्यू से ज्यादा जो भी आप पैसे लोगे, फेस वैल्यू से ज्यादा जो भी आप पैसे लोगे उसको क्या कहते हैं? प्रीमियम। वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाता है। ये हम कौन से पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं सर? बीपी स्क्वायर एक्सपेंसेस। बीपी स्क्वायर एक्सपेंसेस सर, बीपी स्क्वायर का क्या मतलब? ये पॉइंट्स आपको पहले से आते हैं, याद रखना है बस। सर बायबैक ऑफ शेयर्स, बोनस शेयर्स। पी का क्या मतलब था? पी का मतलब था प्रीमियम ऑन द रिडम्पशंस ऑफ द शेयर्स, डिबेंचर्स। इस सब पे काम आ जाएंगे। वेरी गुड। अगला प्रीमियम था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस से निकला लास्ट पॉइंट एक्सपेंसेस और कमीशन। एक्सपेंसेस और कमीशन ऑन द इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। लास्ट टाइम 5 पॉइंट सारे के सारे बच्चे फटाफट मेरे को रिवाइज कराओ। बीपी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब बोनस शेयर्स, बायबैक शेयर्स। पी का क्या मतलब है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। एंड लास्ट में एक्सपेंसेस ऑन द इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। इजी इजी सर। उसके बाद देखो क्या कहता है? शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। क्या मैं कंपनी लॉ के हिसाब से शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकता हूं? आंसर इज नो। इसकी एक्सेप्शन क्या थी सर? इसकी एक्सेप्शन थी अगर मेरा कोई क्रेडिटर है जिसको मुझे पैसे देने हैं, जिसकी लायबिलिटी में शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो उसको मैं शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट दे सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट उसमें याद रखना इट शुड बी एज पर अ रेजोल्यूशन प्लान और आरबीआई के डायरेक्शन। ये रेजोल्यूशन प्लान और आरबीआई के डायरेक्शन के हिसाब से होना चाहिए। यही बात लिखी है। यू मे इशू द शेयर्स एट डिस्काउंट टू द क्रेडिटर व्हेन द डेट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। ठीक है सर। उसके बाद ये कहता है रेजोल्यूशन प्लान और डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के हिसाब से होना चाहिए। गॉट इट सर। अब इसके बाद देखो क्या कहता है? पेनल्टी कितनी लगेगी? पेनल्टी में हायर था या लोअर था? पेनल्टी में हायर था या लोअर था? सर शेयर जब डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं यानी कंपनी की बैंड बजी हुई है। अगर कंपनी की बैंड बजी हुई है तो पेनल्टी हायर नहीं लोअर लेते हैं। अब लोअर किसका ये याद ही नहीं आ रहा, तो मैंने कहा इसमें अमाउंट क्या थी? जो आपने अमाउंट कलेक्ट करी है फ्रॉम द शेयर होल्डर, जो आपने शेयर्स इशू करें एट डिस्काउंट उतनी अमाउंट और 5 लाख विच एवर इज लोअर। तो हम दोनों का लोअर लेके चलते हैं यानी किसका? अमाउंट रेज्ड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स और 5 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर, प्लस जो भी पैसा आपने कलेक्ट किया उसको रिफंड कर दो वरना आप पे इंटरेस्ट लगेगा एट 12% पर एनम। ठीक है सर। अब शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट के बारे में कैसे पता चलेगा? मैंने कहा बड़ी सिंपल है। पहले चेक करो कोई इशू हुआ कि नहीं, वेदर देयर वाज एनी इशू ड्यूरिंग द ईयर। तो मूवमेंट इन शेयर कैपिटल देखेंगे। अब हमको कैसे पता वो शेयर जो इशू है वो डिस्काउंट पे हुए हैं? इसके लिए हमने क्या देखा? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स नहीं, रेजोल्यूशन। जो बोर्ड रेजोल्यूशन है, शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन है, वो देख के चलेंगे। इनकी मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखी। ठीक है सर। लॉजिकली चलेंगे, हर चीज में मेमोरेंडम और आर्टिकल्स नहीं आता। ठीक है सर। एंड लास्ट में इफ दे हैव बीन इशूड टू द क्रेडिटर यानी एक्सेप्शन वाला पॉइंट, तो देखना क्या डेट शेयर्स में कन्वर्ट हो गए या नहीं।
क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। तो शेयर्स इश्यूड एट डिस्काउंट, पहले इश्यू चेक करो, डिस्काउंट के लिए मिनट्स ऑफ द मीटिंग एंड क्रेडिटर वाला पॉइंट। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब बताओ पसीने की कमाई, सर पसीने की कमाई का क्या मतलब है? स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये पसीना निकलता है किसका? डायरेक्टर्स का और एम्प्लॉइज का। स्वेट आता किसको है? सर मशीन्स को तो नहीं आता, डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज को आता है। अब इनको हम बेनिफिट किस फॉर्म में दे रहे हैं? सर बेनिफिट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट, आप इनको डिस्काउंट पे शेयर दे सकते हो, या फिर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। दे कैन बी फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, या तो उन्होंने आपको नो हाउ दिया इन द फॉर्म ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज, या उन्होंने आपको कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिया, दैट इज for example right to use a software, right over there some drawings or patent of that kind of thing. So if they have provided you some know-how or intellectual property rights, तो उसके लिए आप स्वेट इक्विटी शेयर्स दे सकते हो। अब मुझे एक बात बताना, क्या स्वेट इक्विटी शेयर्स नॉर्मली दिए जा सकते हैं या सारा तामझाम लगेगा? जल्दी से बता दो, क्या स्वेट इक्विटी शेयर्स नॉर्मली दिए जा सकते हैं या बहुत तामझाम लगता है? बहुत तामझाम लगेगा। सर तामझाम किसका? मैंने कहा इसमें सबसे पहले तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, सबसे पहले तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, और स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ में स्पेशल, पहली बात तो ऑर्डिनरी बात नहीं है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। उसके बाद उस रेजोल्यूशन में क्या चेक करना है? नंबर ऑफ शेयर्स, क्या करंट मार्केट प्राइस चल रहा है शेयर्स का, और सामने वाले से आपने कितनी कंसिडरेशन ली। वापस तीन चीजें, नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस, और आपने कितनी कंसिडरेशन कलेक्ट करी। ठीक है सर। इफ द शेयर्स आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो सेबी रेगुलेशन से भी काम करेंगे। और क्या इनमें और नॉर्मल इक्विटी शेयर्स में भेदभाव होता है? क्या इनमें और नॉर्मल इक्विटी शेयर्स में भेदभाव होता है? नहीं सर। आरआरपीएल इज सेम एज इक्विटी। आरआरपीएल का क्या मतलब बताया था? जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो राइट्स हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो राइट्स है, जो प्रोविजंस हैं, प्लस जो इनकी एल से क्या था, जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो राइट्स हैं, जो प्रोविजंस है, जो लिमिटेशंस हैं, एवरीथिंग विल बी सेम एज इक्विटी। तो चार बातें आप ध्यान रखे चलेंगे। सर ये चार बातें किसके लेके है? स्वेट इक्विटी शेयर्स को। मैं बताऊं ना, ये सेक्शन कौन सा था? सर ये सेक्शन भी 154 है। ये सेक्शन भी 154 है, तो आपने इसमें बातें भी चार याद रख के चलनी है। सर क्या क्या? सबसे पहले तो हम इसका एसआर देखेंगे और उसमें देखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन। दूसरी चीज मैंने क्या बताई? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो सेबी। एंड आरआरपीएल चेक करेंगे, यानी रिस्ट्रिक्शंस, राइट्स, प्रोविजंस और limitations that should be same as equity। वीनू कह रही है सर आपका बैच नेक्स्ट कब से स्टार्ट होने वाला है? दिसंबर में स्टार्ट होगा। ठीक है, आप bbvirtuals.com पे चेक कर सकते हो। गॉट इट सर। उसके बाद रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कब होती है? जब सर सबकी बैंड बजी हुई है, कंपनी को बहुत लॉसेस हो रहे हैं, एसेट्स ओवर वैल्यूड है, बहुत वैल्यू गिर गई है, या एक्स्ट्रा कैपिटल पड़ी है, पता ही नहीं चल रहा है इसका क्या करें, तो रिड्यूस करके खत्म करो। तो इन तीन केसेस में हम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करते हैं। अब सर इसके जो ऑडिट प्रोसीजर है, इसमें ज्यादा तामझाम है, इसमें ज्यादा तामझाम है। सर इसमें ज्यादा तामझाम कैसे है? मैंने कहा यहां पे सबकी मंजूरी लगेगी, यहां पे सबकी मंजूरी लगेगी। शेयर कैपिटल रिड्यूस करना इतना आसान काम नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट्स की मंजूरी लेनी पड़ेगी, लोगों की मंजूरी लेनी पड़ेगी, हाईफाई लोगों की भी मंजूरी लेनी पड़ेगी। सर डॉक्यूमेंट्स की मंजूरी का क्या मतलब है? एमओए और एओए। पहले तो एमओए को ऑल्टर करना पड़ेगा, एओए आपको ऑथोराइज करें। ठीक है सर। लोग कौन थे? शेयर होल्डर्स और डिपॉजिटर। शेयर होल्डर्स अगेन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, ऑर्डिनरी बात है ही नहीं। डिपॉजिटर्स के साथ आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए इन द पेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट। सर स्पेशल लोग कौन थे? ट्रिब्यूनल और रजिस्ट्रार। तो जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है आप वो देख के चलोगे। ठीक है। उसके साथ साथ दो चीजें देख लेना, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर में लिखा होगा बैलेंस शीट के साथ लिखो एंड रिड्यूस्ड, और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, इनसे आपने बढ़िया तरीके से कंप्लाई करके चलना है। ठीक है सर। एंड लास्ट में जो रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट है वो भी आप देख के चलोगे। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स वाली बात हमने ऑलरेडी यहां पे कवर कर ली। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में हमको क्या ध्यान रखना था? सर पेयरिंग करी थी। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की मदद लेंगे। डॉक्यूमेंट्स की मदद कौन है? एओए और एमओए। ठीक है सर। लोग कौन थे? शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन, और उसके बाद डिपॉजिटर्स के केस में रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट शुड बी टाइम, उस पर कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। हाईफाई लोग कौन थे? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का ऑर्डर देखो, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर में देखो क्या एंड रिड्यूस्ड वाली बात लिख रखी है, टर्म्स एंड कंडीशन, कंप्लाई करके चलो। उसके बाद मैंने बोला रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट देखेंगे। इजी इजी सर। अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद क्या है? मैंने कहा अब इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं बचा, शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट कंप्लीट है। डिस्क्लोजर्स में आपने एक बार इनको रीड करके चलना है, मेनली फोकस करना। कोई भी शेयर होल्डर अगर 5% और मोर शेयर होल्ड करता है,
5% और मोर ऑफ द टोटल शेयर होल्ड करता है, जिसके पास भी 5% और मोर नहीं, मोर देन 5%, 5% से भी फर्क नहीं पड़ता, मोर देन 5% होल्ड करता है, तो उसके आपने शेयर्स इन द कंपनी बता के चलने कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स वो होल्ड करके चल रहा है। ठीक है सर। प्रमोटर्स के केस में बताना प्रमोटर का नाम, कितने शेयर्स वो होल्ड कर सकता है, करता है, परसेंटेज टू द टोटल शेयर्स प्लस परसेंटेज चेंज ड्यूरिंग द ईयर। तो आप जो ओपनिंग बैलेंस है उसके कंपैरिजन में परसेंटेज चेंज ड्यूरिंग द ईयर बताएंगे। वापस बताओ, नेम ऑफ द प्रमोटर, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, उसका परसेंटेज टू द टोटल शेयर्स एंड परसेंटेज चेंज ड्यूरिंग द ईयर। ये नवंबर 22 में उन्होंने पूछा था। यही सेम चीज हम ऐसे, ये वाली चीज नहीं थी, ये वाली चीज हम ऐसे 320 में भी पढ़ते हैं। ठीक है सर। इसमें और कुछ था, मैंने कहा कुछ खास मसाला नहीं था। रिजर्व्स एंड सरप्लस का क्या मतलब है? ये लायबिलिटी नहीं है, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई कंटिजेंसी नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, फ्री होनी चाहिए रिजर्व्स एंड सरप्लस मोस्टली। ठीक है सर। अब दो तरह के रिजर्व्स होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स और कैपिटल रिजर्व्स। रेवेन्यू रिजर्व्स का क्या मतलब है? जो आप डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और इसके तीन पर्पस मैंने क्या बताए थे सर? बड़े सिंपल थे, या तो मजे ले लो, या इनको आप फ्यूचर के लिए रख लो, या फिर तीसरी चीज क्या थी? इनकी नीड है। मजे ले लो यानी दे कैन बी यूज टू सप्लीमेंट द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। आप इनको एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो जब आपके पास प्रॉफिट्स की कमी है। ठीक है सर। उसके बाद फ्यूचर मतलब एक्सटेंड द बिजनेस, नीड मतलब जो वर्किंग कैपिटल की जरूरत है उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। अल्टीमेटली यू वांट टू स्ट्रेंथन योर फाइनेंशियल पोजीशन, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन करके चलना है। ठीक है, ठीक है सर। अब कैपिटल रिजर्व में बस ध्यान रखना, दे आर नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। इसके एग्जांपल ध्यान रखना, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, इनको हम जनरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये आपने बातें बस रीड करके चलनी है, इसमें कुछ खास मसाला नहीं है। ऑडिट प्रोसीजर भी अगेन मैं कहूंगा इसके वाले बस रीड करके चलना। सर इसमें क्या बताया? मैंने कहा 3 असर्शन से एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन। एग्जिस्टेंस के लिए क्या किया सर? ओपनिंग बैलेंस चेक किया प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ठीक है सर। सर मूवमेंट के लिए क्या किया? जो कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन थी उसके लिए मैंने मूवमेंट देखी। मूवमेंट किसकी? पीएनएल बैलेंस की। अब ये पीएनएल बैलेंस कहां दिखता है? पीएनएल में दिखता है, यानी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। उसके बाद इसमें मूवमेंट क्या हो सकती है? इससे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो डिविडेंड के लिए मैं क्या चेक करता हूं? बीआर और ओआर। बीआर का मतलब होता है बोर्ड रेजोल्यूशन, ओआर का मतलब होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है सर। इसमें एक स्पेशल पॉइंट जो आईसीआई को पूछने में बड़ा मजा आता है, क्या? अगर कोई प्रपोज डिविडेंड है बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ अप्रूवल, उसकी लाइबिलिटी बनाओगे या डिस्क्लोजर? सर डिस्क्लोजर एज पर AS4, डिस्क्लोजर एज पर AS4, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद मैंने कहा इसका डिस्क्लोजर भी कई बार ये लोग पूछ लेते हैं, एमटीपी May 22 में पूछा था, डॉक्टर SSCC। डॉक्टर SSCC का क्या मतलब है? D फॉर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, R फॉर रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये नाम आपको ऑलरेडी आता है, टेक्निक से याद रखने हैं बस। उसके बाद SS का क्या मतलब था? शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, MTP September 24, याद रखेंगे। उसके बाद S से मतलब है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। उसके बाद मैंने क्या बताया? CC का मतलब है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और अगले सी का क्या मतलब था सर? अगले सी का मतलब है कैपिटल रिजर्व। तो ये आपके सारे के सारे डिस्क्लोजर डन डनाडन डन। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। सरप्लस की चीज इसमें आ जाती है रिजर्व एंड सरप्लस में। जो ईयर मार्क्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके लिए अगर आपने कोई रिजर्व क्रिएट कर रखा है तो वो फंड में जाएगा। जो डेबिट बैलेंस और सरप्लस है वो भी किस में आता है? वो भी रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस हो जाता है। अब अगर रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव होगा तो भी वो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। ये हमने लास्ट में बात ध्यान रखी। सो मित्रों लगभग हमको 14 से 15 मिनट लग गए, लगभग हमको 14 से 15 मिनट लग गए, बट आई होप कहीं ना कहीं अब आपको ये कंफर्ट आ गया होगा कि इन चीजों को रिवाइज करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस अंदर एक चाह होनी चाहिए, शिद्दत होनी चाहिए चीजों को करने की। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। यूं ही खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहे, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हैव एन ऑसम डे मित्रों। हम है राई ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट एंड स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल फॉर more such sessions. All the best. लगे रहो. Keep going.